हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाला क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से चलता है। इसका पार्ट 5 होगा। इससे पहले पार्ट 4 तक दे रखे, उसको नहीं देखिए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये बेसिकली पार्ट 5 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन दे रखे पार्ट 4 तक, पार्ट 5 में 41 से क्वेश्चन शुरू होगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श विलयन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श विलयन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। तो चलिए यहाँ पे समझने के प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। एक बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया था कि आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन के लिए क्या सही है, तो वहां पे ऑप्शन था राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा था क्वेश्चन, आपको बता देते हैं। तो क्या होता है आदर्श विलयन? आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में इतना लिखने से काम नहीं चलता है, तो इसमें थोड़ा सा और लिखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आप काम कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आदर्श विलयन वे विलयन है जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में, यानी कि वो टेम्परेचर कितना ही होना चाहिए, सांद्रण कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी परिस्थितियों में अगर वह राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, अगर उसका आज्ञा का पालन कर रहा है, तो ही वह आदर्श विलयन होगा। क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। और यह क्वेश्चन 1986 के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, अब अनादर्श विलयन की बात करते हैं, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसके लिए है क्या? देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इसमें यही करना है। उसमें क्या करता है, वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसमें क्या करता है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि अनादर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनादर्श विलयन। याद रखिएगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वे आदर्श विलयन, जो पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि आपको यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछेगा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है। जैसे कि 1986, 2019, 2020, 2022 के एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं कर सकते। दोनों में आप लिखना है, वे विलयन जो सांद्रण और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट का नियम का पालन करता है, तो क्या होगा? आदर्श विलयन, आदर्श, ठीक ना। नहीं करता है तो अनादर्श विलयन, यह जरूर ध्यान में रखिएगा। और दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। उससे पहले आपको क्या कर देना है, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको यूट्यूब पर, तो आपके पहले सबसे पहले पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित बहुलकों का एकलक तथा संरचना लिखिए। समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित जो पॉलीमर दिया हुआ है उसका आपको बहुलक लिख रहा है, यानी कि मोनोमर जिसको कहते हैं, उसके संरचना लिखना है, मोनोमर लिखना है और उसका संरचना भी लिखना है। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आपको डबल काम आएगा, डबल नहीं ट्रिपल काम आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों क्लियर होता है। कैसे आपको बताते हैं। पहला बात आपको पूछेगा, यहाँ पे पॉलीथीन आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, पॉलीथीन का एकलक क्या है, तो क्या मारिएगा? इथीन, पॉलीथीन, पॉलीइथीन, इथीन हो जाएगा। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पीवीसी का पूरा नाम क्या है, एक हो जाएगा। या पीवीसी का एकलक क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। या पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको पूछेगा आप नाइलॉन 66 का एकलक क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, बहुलक क्या होता है, तो क्या मारिएगा? यहाँ पे हेक्सामिथीन डाइअमीन। कभी पूछेगा पॉलिस्टर का एकलक क्या होता है, तो वहाँ पे मारिएगा इथिलीन इथिलीन ग्लाइकोल। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वहाँ पे दो लिख देगा क्या, निम्नलिखित बहुलकों का एकलक क्या बहुलकों का नाम लिखे। वहाँ पे दे देगा पीवीसी, नाइलॉन 6, 2 को दे देगा, कहेगा आपको लिखिए। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो दे देगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करेगा, 5 को दे देगा, 5 जैसे पीवीसी हुआ, नाइलॉन 6 हुआ, पॉलीथीन हुआ, डेक्रॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, इस प्रकार से देगा। सबका एकलक का नाम लिखिए, 5 नंबर मिलेगा। इसलिए 3 तरीका से काम आएगा, तो इसलिए आपको स्किप नहीं करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे पीवीसी का एकलक क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका सूत्र की बात करें, संरचना की बात करें, CH2C11CHCl होता है, यह हो गया। नाइलॉन 66 की बात करें तो यह होता है इसका हेक्सामिथीन डाइएमीन होता है। क्या होता है? हेक्सामिथीन डाइएमीन, याद रखिएगा।
और इसका सूत्र की बात करें H2N CH2 के होल 6 H2N यह होता है। और यहाँ पे पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन का एकलक क्या होता है, इथीन होता है। और इथीन कैसे होगा, क्योंकि पॉलीइथीन आ रहा है, इथीन हो जाएगा। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है इसका संरचना। और यहाँ पे पॉलिस्टर की बात करें तो इथिलीन ग्लाइकोल होता है सूत्र इसका, मतलब इसका एकलक होता है। सूत्र की बात करें, संरचना की बात करें तो CH2OH होता है। यह होता है 4 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव लॉन्ग सभी में काम आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछता है। जाकर प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जब पूछ चुका है कि आपको 5 मुद्दे का नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप इसका नोट्स PDF भी ले सकते हैं। कैसे, हमारा एक नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा 9117823062। इस पर आपको कॉल या मैसेज करके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी सभी का दिया जाएगा। ऐसे अभी टोटल अमाउंट तो ज़्यादा होता है, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है तो ओनली 399 में आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा, जिसमें 350 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आपको याद करना। ये अब इसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से मिल जाएगा, आप बिल्कुल ले सकते हैं ओनली 399 में। और आपका नंबर भी ग्रुप में ऐड हो जाता है एग्ज़ाम तक के लिए। और एग्ज़ाम तक जो भी कुछ बनता है आपको दिया जाता है आपके ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों ऐड करा सकते हैं। दोनों का ग्रुप अलग चलता है, गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग। तो बिल्कुल ऐड करा सकते हैं ओनली 399। पूरा ईयर, पूरा एग्ज़ाम तक, पूरा कोर्स तैयारी करा देंगे आपका, ठीक ना। तो बिल्कुल आप ऐड कराने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, लवण सेतु क्या है, इसका उपयोग लिखे। लवण सेतु बेसिकली होता क्या है, ठीक ना। यहाँ पे लवण सेतु साल्ट ब्रिज की बात कर रहा है। तो लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु एक द्रव संधि है। द्रव क्या है, संधि है, एक द्रव संधि है जिसमें KCl तथा KNO3 का संतृप्त घोल रहता है। समझने का प्रयास कीजिए, KCl तथा KNO3 का संतृप्त घोल रहता है। लवण सेतु ज़्यादा कुछ है नहीं, एक द्रव का संधि बनाया गया। संधि मतलब जानते हैं ब्रिज, ब्रिज जो होता है हम लोग आज का पुल पुलिया कर सकते हैं, ब्रिज जानते हैं ना आप। तो क्या होता है, इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक ना। तो लवण सेतु एक द्रव संधि है जिसमें KCl तथा KNO3 का संतृप्त घोल रहता है। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग 2 घोलों के बीच उत्पन्न विभव खत्म करने के लिए किया जाता है। अगर कोई 2 मतलब घोल है, 2 घोल है, उसके बीच कोई भी मतलब पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम खत्म करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ गए। और यह क्वेश्चन BSc 2014 के एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है तो गूगल पे KKG क्लासेस सर्च कीजिए। गूगल पे KKG क्लासेस सर्च करके क्लास 12 में जाइए, फर्स्ट वेबसाइट का उसको ओपन करके क्लास 12 में जाइए। हिंदी इंग्लिश वहाँ पे ऑलरेडी हर चीज़ अपलोड किया गया है, जाकर पढ़ने के प्रयास कीजिए, ठीक ना, बिल्कुल जाइएगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है क्यों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एल्कोहल होता है ना, उसका जो जलीय विलयन होता है ना, वो एल्कोहल का कुचालक क्यों होता है भैया, क्यों, अब इसका बताते हैं। तो एल्कोहल, देखिए एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, बिल्कुल सही है। एल्कोहल का आपको सूत्र पूछ देगा, OH याद रखिएगा, OH एल्कोहल का सूत्र होता है। यह आपको क्रियाशील मूलक होता है, जो कि 2022 के एग्जाम में पूछा था, 2020 में पूछा था, 2021 में पूछा था। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। तो क्या होता है, एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक है क्यों, क्यों है इसका कारण बताना है। तो देखिए एल्कोहल जल के साथ, जो जल होता है ना उसके साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जो ध्रुवीय होता है। क्या होता है, वो ध्रुवीय होता है। इस प्रकार एल्कोहल के जलीय यानी कि जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि वह जब हाइड्रोजन बंधन बनाएगा तो वह क्या हो जाएगा, ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने के कारण क्या होगा, इस प्रकार एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। और यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझने के प्रयास कीजिए, समझ में आ रहा होगा तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसलिए आपको बोलते हैं नोट्स PDF लीजिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सब मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा एकदम सटीक आंसर, इतना अच्छा आंसर रहेगा ना आप आराम से याद कर सकते। जैसे यही देखिए, उपसहसंयोजक संख्या क्या है, उपसहसंयोजक संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या होता है, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। जैसे कि K, यहाँ पे Cu, सपोजर Cu, और यहाँ पे लिगेंड लिख लेते Cl लिख लेते हैं, और यहाँ पे NH लिख लेते हैं, NH2। और यह हुआ, इसमें बताइए लिगेंडों की संख्या क्या, एक लिगेंड, 2 लिगेंड,
यानी कि कहता है किसी संकुल यौगिक में KCU यह धातु है, Cl और यहाँ पे NH2। अब यहाँ पे लिगेंड क्या है, लिगेंड यह दो लिगेंड है, Cl लिगेंड है, NH2 लिगेंड है। अब यह लिगेंड जो पूछा यहाँ पे क्या होता है, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को ही उपसंयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। इसमें क्या Cl एक है और NH2 एक है, यानी कि टोटल क्या है 2 लिगेंड है। तो यही 2 लिगेंड को ना हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल। अब हो सकता है 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 होता है, यानी कि कोई भी संकुल यौगिक में लिगेंडों की संख्या का जो ना लिगेंड नंबर ऑफ जो लिगेंड होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, तो लिगेंडों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलिए इसमें इतना इजी क्वेश्चन है कि किसी, अब बताइए इससे अच्छा डिफिनेशन मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 47 नंबर 47 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है। आपको समझने का प्रयास करूँ, अब समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई ऐसा बैटरी होता है जो एक बार हम उपयोग करें, जैसे घड़ी का बैटरी। अब घड़ी का बैटरी देखे होइएगा, घड़ी में जब एक बार उपयोग कर लेते हैं ना, तो उसको हम फिर से उसको उपयोग नहीं ला सकते, तो उसको हम फिर से आवेशित यानी कि चार्ज नहीं कर सकते। आपको बता दूं, आवेशित करना मतलब चार्ज करना। हम बेसिकली इंग्लिश में बात करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमको आवेशित करना होता है, हिंदी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप कभी बोलिए किसी को, हमको मोबाइल को आवेशित करना है, मोबाइल को आवेशित करना, बेसिकली शुद्ध भाषा यही हुआ, मोबाइल को आवेशित करना, शुद्ध हिंदी हुआ। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल को चार्ज करना है। अरे भाई, चार्ज एक इंग्लिश शब्द है, ठीक ना, तो हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज का मीनिंग होता है आवेश। तो क्या है, हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी कि पुनः चार्ज नहीं कर सकते। जैसे घड़ी का बैटरी हुआ, बहुत सारा ऐसा बैटरी होता है जो हम पुनः उसको आवेशित में नहीं, आवेश मतलब चार्ज नहीं कर सकते। एक बार उसको अगर चार्ज कर लिए ना, तो पीना वो खत्म हो गया, यानी कि वो एक बार उपयोग में ला दिए ना, तो वो खत्म हो जाता है, यानी कि उसको उपयोग फिर से नहीं ला सकते। बहुत सारा बैटरी होता है, आप छोटा बैटरी देखिए घड़ी में वो सब लगता है, तो उसको भी उपयोग में नहीं ला सकते। बहुत सारा रिमोट में जो बैटरी लगता है उसको भी उपयोग में नहीं ला सकते। एक बार जब खत्म होता है तो फेंक देते हैं। जैसे माउस हुआ, माउस में ही बैटरी लगता है, माउस आप जानते होइएगा, लैपटॉप कंप्यूटर में जो माउस यूज होता है उसमें भी बैटरी लगता है, उसको भी एक बार उपयोग में लाकर फेंक देते हैं हम लोग, ठीक ना। तो वह प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल वैसे सेल होते हैं जिसकी रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। जो उसमें जो अभिक्रिया हुआ, रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जो चार्ज करने के लिए उसको बनाया जाता है, जो उसमें चार्ज को इंक्लूड किया जाता है ना, तो रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है, पुनः उसे आवेशित यानी कि चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे शुक्र सेल, मरकरी सेल, यह जो होता है उसको पुनः से हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि घड़ी का बैटरी हुआ, मोबाइल का तो चार्ज कर सकते हैं, घड़ी का हुआ, टॉर्च का बैटरी हुआ, टॉर्च का बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते। पहले का जो टॉर्च आता था उस बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते थे। जैसे कि आपको बताने का प्रयास करूँ, यदि आपको रिमोट का बैटरी हुआ या आपको माउस का बैटरी हुआ, उसको चार्ज हम नहीं कर सकते, एक बार उपयोग में लाते हैं उसको फेंक देते हैं, यानी कि उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल क्या है, तो वैसे सेल आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, वैसे सेल जिसकी रिडॉक्स अभिक्रिया बार बार कर सकते हैं तथा इसको पुनः आवेशित कर किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे कि मोबाइल का बैटरी, आपको बहुत सारा ऐसा बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी हुआ, और आपको क्या जैसे कैमरा का बैटरी हुआ, और बहुत सारा ऐसा बैटरी है जो हमारे घर में इन्वर्टर का जो बैटरी होता है बेसिकली क्या होता है, उसको पुनः चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी में जो बैटरी यूज होता है, मोटरसाइकिल का बैटरी होता है, यह बेसिकली द्वितीयक सेल में आता है, क्योंकि हम उसको पुनः से हम चार्ज कर सकते हैं। पुनः से सोलर लाइट हुआ, सोलर लाइट में क्या होता है, जो बैटरी यूज होता है वो पुनः चार्ज होता है ना, क्योंकि एक बार डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज हो गया तो क्या दिक्कत है, पुनः उसको आवेशित कर देंगे, पुनः उसको चार्ज कर देंगे, यानी उसको उसमें जो रिडॉक्स अभिक्रिया होता है ना, वो पुनः से कर सकते हैं, तो वह द्वितीयक सेल होता है। और प्राथमिक सेल क्या है, वैसे सेल जिसके रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है तथा इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल क्या होता है, जैसे द्वितीयक सेल में आपको आता है एक ऑप्शन, एग्जाम्पल की बात करूँ तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, द्वितीयक सेल की बात कर रहा हूँ। तो वैसे सेल यानी कि द्वितीयक सेल वैसे सेल जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया बार बार किया जा सकता है और इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी होता है, ठीक ना, तो वह द्वितीयक सेल का बात था, आपको समझाने के लिए बताया था, यह प्राथमिक सेल का बात था। समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, बेसिकली यह क्वेश्चन कहा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बेसिकली धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है।
देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो धातु तथा उसके आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। धातु और उसके आयन के मध्य, जो धातु होता है और उसके आयन के मध्य जो भी उत्पन्न जो विभवांतर हुआ, पोटेंशियल जो डिफरेंस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हो रहा है, तो उसके भी जो उत्पन्न विभवांतर था उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ई के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। PCl5 ज्ञात है जबकि NaCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों? यानी कि जो PCl5 एक ज्ञात है, यह तत्व ज्ञात है, लेकिन NaCl5 ज्ञात नहीं है। जैसे कोई ऐसा देखिएगा, अब कोई देखिए ABCDDEF, इसका नाम बताइए, इसका कोई वैल्यू यार, इसका कोई माने होगा? कुछ माने निकला? कुछ नहीं निकला। अब यहाँ पे क ड ठ प प कुछ लिख दिए, उसका माने कुछ निकला। जैसे हम लिखे क प च ट न प क, अरे इसका कोई मीनिंग हुआ नहीं। उसी प्रकार से PCl5 ज्ञात है, इसका मीनिंग है, लेकिन NaCl5 कोई ज्ञात नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण बताना है। देखिए नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन है, इसमें क्या होता है? डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी कक्षक नहीं होता है, जो डी कक्षा होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन फास्फोरस, यानी कि पी में फास्फोरस में डी कक्षा उपस्थित होता है, यानी कि डी ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, इसलिए PCl5 ज्ञात है जबकि या लेकिन NaCl5 ज्ञात नहीं। समझिए ना, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होता है। इसी कारण से PCl5 जो ज्ञात है जबकि NaCl5 ज्ञात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है और इससे सटीक आंसर कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है, और यह बिल्कुल सही आंसर है। कितना स्टूडेंट के मन में होगा सर इतना छोटा आंसर? अरे भैया साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स नहीं, ठीक ना, आर्ट नहीं, जो आपको कथा रामायण लिखना है, सिर्फ यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में छोटा छोटा आंसर ही काम आता है। तो क्या नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन फास्फोरस में क्या होता है? डी ऑर्बिटल रहता है, उपस्थित रहता है, जिसके कारण से क्या होता है? PCl5 ज्ञात है लेकिन NaCl5 ज्ञात नहीं है। समझ गए? और यह क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन बनने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए टोटल 600 रुपया होता है, उसको डिस्काउंट करके 399 में मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या क्या मिलेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी। मैथ्स या बायोलॉजी कोई एक ही मिलता है, क्योंकि दोनों मिल जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका टोटल 600 होता है, उसको डिस्काउंट करके 399 मिलेगा। उसमें आपको 350 ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा। इसको अगर याद कर लेते हैं ना तो आपको 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, अब से पढ़ने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल लीजिए। ओनली 399 में पूरा एग्जाम तक आपका तैयारी कराया जाएगा, पूरा एग्जाम तक आपका हर चीज़ कोर्स क्लियर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट का भी तैयारी कराया जाएगा, उसका भी PDF दिया जाएगा। आपका नंबर ग्रुप में रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से एग्जाम तक आप आराम से मेरे से हेल्प ले सकते हैं और आपको हेल्प करेंगे। चाहे वो गर्ल्स ग्रुप हो चाहे बॉयज़ ग्रुप हो, दोनों ऐड करा सकते हैं। तो हमारे इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है? प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है? यह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आपको प्रासरण और विसरण में अंतर, ठीक ना। वहाँ पे पूछेगा प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण और विसरण में अंतर लिखे। इस प्रकार से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। और यह क्वेश्चन 2016-2021 के एग्जाम में पूछ रखा है। देखिए प्रासरण को क्रिया को रोका जा सकता है, सिंपल समझिए। प्रासरण का जो क्रिया होता है बेसिकली उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन विसरण को क्रिया को हम बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, यानी कि जो विसरण की क्रिया होता है उसको हम नहीं रोक सकते, ठीक ना। प्रासरण केवल विलायकों में होता है, जो प्रासरण की जो क्रिया होता है वो केवल विलायक में होता है। विसरण की क्रिया केवल विलयन में होता है। अब विलायक, विलयन और विलय, यह 3 शब्द होता है ना कि आपको कितना स्टूडेंट को समझ नहीं होता है विलायक होता क्या है, विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है। समझिए इस प्रकार से, विलायक वो होता है जो जिसकी मात्रा अधिक होता है, विलयन में मात्रा जिसका अधिक होता है। जैसे कि चीनी और पानी का घोल हम घोलते हैं, तो चीनी और पानी में सबसे अधिक क्या है? पानी होता है। तो पानी एक विलायक का कार्य करता है, विलायक का। और विलय क्या है? विलय जो उसमें घुला उसको विलय बोलते हैं। जैसे चीनी पानी में घुल रहा है तो चीनी की मात्रा कम होगा, यानी कि जो घुला उसमें उसको विलय बोलते हैं, विलय। और जो घोल बना, चीनी और पानी का जो घोल बना, जो घोल मिलाकर जो बना, उसको विलयन बोलते हैं। समझ गए?
जरूर याद रखिएगा। जो प्रासन की क्रिया जो होता है केवल विलायक में होता है, और यहाँ पे विसरण की क्रिया क्या होता है, विलयन में होता है। क्या होता है, विलयन में होता है। अब बात करें प्रासन में क्या होता है, प्रासन की क्रिया में अर्ध प्रागम्य झिल्ली से होता है। जो प्रासरण होता है अगर उसको करना है तो आपको अर्ध प्रागम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि उसमें होता है। लेकिन विसरण में क्या होता है, इसमें अर्ध प्रागम्य झिल्ली की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से अपने प्रयास करता हूँ। प्रासन क्रिया को रोका जा सकता है, विसरण को क्रिया को नहीं रोक सकते। प्रासरण केवल विलायक में होता है, विसरण केवल विलयन में होता है। प्रासन की क्रिया में अर्ध प्रागम्य झिल्ली की आवश्यकता होता है, विसरण की क्रिया में अर्ध प्रागम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता है। और यह क्वेश्चन आपका इस वीडियो में खत्म होता है। तो प्लीज़ अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF नोट्स इस नंबर पर ले सकते हैं, और गूगल पर KKG क्लासेस सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पर जाइएगा तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, तो पढ़ते चाहिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेस्ट क्यूज वहाँ पर चलेगा। चलिए, थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो KKG क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।